आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं लेकर आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो और शुरुआत करते हैं इसकी कि किस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी में देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और शुरुआत करते हैं आज के नए वीडियो। देखिए, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा है मित्र, सौहार्द, सौमित्र या शत्रु। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा क्या होता है? शत्रु होता है। अहंकार में मनुष्य अच्छा और बुरा सब भूल जाता है और अपने जीवन का नाश कर लेता है। ठीक है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा क्या होता है? शत्रु होता है। और अगर इससे आप बच गए तो आप संत बन गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या किसमें? हिंदी में। जब अनुनासिक वर्णों की बात करते हैं तो आपको तुरंत याद आया होगा कि आपने पढ़ा होगा व्यंजनों के अंतर्गत वर्गों को। ठीक है, तो कितनी होती है? बिल्कुल आप सही समझे, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे पंचम वर्ण जो होते हैं, य, ठीक है, न, न और मा, ये पांचों वर्ण क्या हैं? तो आप कहेंगे पांचों जो है ये अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है कि इनके उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है मुख और नाक दोनों से निकलती है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है? आप कहेंगे इन्हें पंचम वर्ण भी बोला जाता है। पंचम वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण घोष है? तो जब घोष की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वर्णमाला है व्यंजन की वो वर्गों में बटी है। ठीक है, वर्गों में बटी है, जिसे आप बोलते हैं वर्ग। कितने? 5 वर्ग, का, चा, टा, ता और पा वर्ग। ठीक है, का वर्ग में का का पूरा लाइन आता है और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा और अड़ा। ठीक है, अभी जो पढ़ा पंचम, चा, छा, जा, झा, न्या। ठीक जी, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या जानना है? अब आपको बच्चा जानना है सबसे पहले कि जो ये पंचम वर्ण है, ये जो पंचम वर्ण है, ठीक है, इन्हें क्या 5वें स्थान पे है इसलिए इन्हें पंचम वर्ण भी बोलते हैं। और क्या कहलाते हैं? अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अनुनासिक। ठीक है, ठीक है। अब क्या है? अब आपने वर्गों में बांटा। अब ये कह रहा है कि ये वाला वर्ग, अब इसने पूछा ना घोष, तो घोष के लिए जब आप बात करोगे तो आप सबसे पहले कहोगे कि पहला जो वर्ण होता है ना तो वो होता है अघोष। पहला वर्ण अघोष होता है। ठीक है, और दूसरा वर्ण भी अघोष होता है। ठीक जी, ठीक। पहला वर्ण अघोष होता है, दूसरा भी अघोष होता है और तीसरे की बात करते हैं तो ये सघोष होता है। सघोष या घोष कहते हैं खाली। ठीक है, सघोष या घोष बोलते हैं। अब तीसरा और चौथा तो ये भी घोष और ये भी घोष। ठीक है, क्या कहोगे? आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का, क्या कहोगे? आप कहोगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष होता है। क्या होता है बच्चे? घोष होता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है बच्चे? अघोष होता है। ठीक है, अब घोष की बात करते हैं तो क्या? हर वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। और इसी के साथ में क्या है? तो आप कहेंगे य, र, ला, वा और हा, ये भी क्या है? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चलें। हाँ, इसके साथ में और क्या? स्वर। स्वर भी क्या है? सभी स्वर घोष होते हैं। ठीक है जी। और एक बात आप याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं कि हर प्रत्येक वर्ग का ही पहला, दूसरा क्या है? पहला अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण वर्ण होता है, और एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण। ठीक, फिर ये वाला कोई क्या होता है? महाप्राण होता है, महाप्राण। और ये वाला आप फिर से कहेंगे अल्प प्राण होता है। ठीक, किसी दिन जब वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। पूछा था घोष,
तो आप इसमें किससे बता सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि कौन सा घोष है। ठीक है, बता दीजिए कौन सा घोष है। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, डायरी शब्द है, डायरी शब्द अंग्रेजी का, तुर्की का, हिंदी का, फारसी का, किसका है। तो बिल्कुल आप समझ गए, डायरी किसकी है। तो डायरी शब्द अंग्रेजी का है। डायरी यानी कि क्या है, डायरी दिनचर्या के कार्य जिसमें आप लिखते हैं, वो क्या कहलाती है, वो डायरी कहलाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, शब्द क्या है, बाल्टी। बाल्टी शब्द कहां से लिया गया है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी या फारसी। बाल्टी जो आप डेली यूज में काम करते हैं, क्या आपको पता है कि वो कहां से ली गई है। डेली यूज में काम आने वाली छोटी छोटी चीजें, क्या आपको पता है कि वो शब्द कहां से आए हैं। तो बाल्टी आपकी कहां से आई है, तो आप कहेंगे पुर्तगाली। कहां से है, पुर्तगाली से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंगल शब्द का पर्यायवाची बताइए। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रमोद होगा, विश्रांति होगा या दिव होगा। तो जंगल के लिए पर्यायवाची क्या रहेगा, जी बिल्कुल सी ऑप्शन कांतार हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। जी बिल्कुल अगला क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो जो नदी का पर्यायवाची नहीं है, क्या सरिता, तटनी, तरंगिणी या बल्लभ। तो भैया बल्लभ जो है वो किसका पर्यायवाची है, पति का पर्यायवाची है। बाकी सभी किसके हैं, बाकी सभी नदी के पर्यायवाचियों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। आगे बढ़े जी, अगला क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। मोर का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। क्या सौम, सिखी, ध्वजी, काल्पी, क्या नहीं है मोर का पर्यायवाची। तो बच्चे बिल्कुल सौम, यानी सौम किसका, अमृत का पर्यायवाची है, इसीलिए ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी सभी क्या है, सभी मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, चले आगे जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बताइए। नौका का पर्यायवाची है, तो नौका का जो पर्यायवाची है वो बताना है। क्या तरिणी है, शकुंत है, विहंग है या ध्वज है। तो बच्चे आप कह सकते हैं कि ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। किसके, पक्षी के पर्यायवाची हैं। बाकी तरिणी जो तार देती है वो क्या है, आप कहेंगे नौका। जो तार देती है वो क्या कहलाती है, जलयान कहलाती है। क्या कहलाती है, जलयान कहलाती है। क्या कहलाती है, जलपोत कहलाती है। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन में समास बताइए। त्रिभुवन में, तो त्रिभुवन की बात करते हैं, तो आप ये बताइए क्या अव्यय नजर आ रहा है आपको, क्या विशेषण विशेष्य नजर आ रहा है, या कारक चिन्ह का लोप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, या दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करें, ऐसा कुछ लग रहा है। आप कहेंगे ना तो विशेषण विशेष्य दिखाई दे रहा है, ठीक है, ना कारक चिन्ह का लोप दिखाई दे रहा है, ना कोई तीसरा पद दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, त्रिभुवन, भवन कितने हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। भवन कितने हैं, 3। इसका मतलब द्विगु समास है। जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है वो क्या कहलाता है, द्विगु कहलाता है बच्चा। ठीक है, अगर आप परम धारे की बात करते हैं तो उदाहरण कुछ होता है इसका इस तरह से, चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, चरण कमल इस तरह से होता है। ठीक है, तत्पुरुष की अगर बात करते हैं तो होता है इस तरह से, राजपुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र का चिन्ह का लोप हो गया है, आ गया। ये बहुब्री की बात करते हैं तो दोनों पद मिलकर तीसरे की तरफ इशारा करें तो दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे की ओर संकेत कर देते हैं तो बहुब्री समास हो जाता है, जिसमें आप कह सकते हो पीतांबर। पीतांबर, ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके, कृष्ण के। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। संख्यावाची होने चाहिए, जैसे त्रिभुवन है, पंचवटी है, ठीक है, चौराहा है, चौराहा। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। लोह पुरुष में कौन सा समास है, लोह पुरुष। तो लोह पुरुष में समास बताना है। क्या तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह लोह हो रहा है, या दोनों पद मिलकर तीसरी तरफ इशारा कर रहे हैं, या अव्यय भावी समास दिखाई दे रहा है, यानी कि अव्यय आया हुआ है पहले। तो आप कहेंगे ना तो पहले अव्यय आया हुआ है, यानी अव्यय के लिए क्या होता है, भरपेट, भरपेट, अनुरूप, अनुरूप। ठीक है, ये क्या है, तो आप कहेंगे पहले पहले अव्यय है, और अव्यय है तो अव्ययभावी समास। ठीक है, अब ये क्या है तत्पुरुष का, तो अभी बताया था तत्पुरुष का क्या हो जाता है, जैसे क्या होता है, रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, बहुब्री के लिए जैसे पीतांबर था, जैसे लंबोदर हो जाएगा, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका, गणेश का। तो यहाँ पे तीसरा शब्द निकल के आना चाहिए। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या होता है, रसोई के लिए घर होता है, और
के लिए चिन्ह यहाँ पे लोप हो जाता है, इसीलिए क्या हो गया तत्पुरुष समास। तो लोह पुरुष क्या है, आप कहेंगे यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए आप कर देंगे इसको कर्मधारय। क्लियर जी। चलिए निहि प्लस में च, निश्चय में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो निहि प्लस में च दे रखा है और पूछा है कौन सी संधि है, क्या दे रखा है निहि प्लस में च और क्या बना, तो आपने देखा निश्चय बना। क्या बना बच्चे, निश्चय। अब कौन सी संधि है, तो बिल्कुल समझ गए आप, विसर्ग संधि है, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक है जी। आगे स्वर संधि कैसे पहचानते हैं कि स्वर प्लस में स्वर होता है, स्वर प्लस में क्या होता है बच्चे, स्वर प्लस में स्वर होता है। व्यंजन संधि में तो आप यहाँ पे कहेंगे क्या होता है, व्यंजन प्लस में, व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन होते हैं, स्वर या व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग आता है तो यही पहचान हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। नव में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, और कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो नरंज। इसका मतलब क्या है, इसने कहा कि इस उद्धरण में कौन सा रस है। तो क्या हो रहा है कि नव में झपटत बाज लखी, नव से जो है झपटते हुए कौन दिखा, बाज दिखा, और भूल्यो सकल प्रपंच, हर चीज भूल गया है वो अपने। कंपित तनु व्याकुल नयन, क्या हो रहा है, वो कांप रहा है, व्याकुल हो रहा है। लावक हिल्यो नरंज, वो रंच मात्र भी नहीं हिलता है। पूछ रहा है कि कौन सा रस है, बिल्कुल आप समझ गए हैं कि कैसा रस है, भयानक रस है। क्या है, भयानक रस है वो। ठीक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर करते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गार, मानो नील मणि सैल पर आतप करो प्रभात। ठीक, जब इस तरह से लिखा हो, यानी कि क्या लिखा हो, मानो मनहु जानो जनहु, ऐसे लिखा हो। कैसे लिखा हो बच्चे, कुछ इस तरह से लिखा हो, मानो मनु मन हूं, ठीक है, जानो जनू और लिखा हो जन हूं, इस तरह से लिखा हो। सीधे सीधे क्या टिक करोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर दोगे। ठीक है, ये क्या है, उसकी पहचान है, पहचान है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा तो वो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ढूंढ लीजिए तो कौन सा है, बिल्कुल उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखो बच्चे, कैसा सवाल है, पट पीत मानहु। अब मानहु लिख दिया सबसे पहले, अब कुछ मत देखो, क्या लिख दिया, मानहु लिख दिया, अब कुछ ना देखो। क्या है, आप तुरंत देखेंगे, मैंने बताया अभी कि अगर मानो लिखा हो, मन हूं लिखा हो, मानहु लिखा हो, है ना, क्या लिखा हो, मानहु लिखा हो, सभी किसमें चला जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में चला जाएगा। बाबू कुछ नहीं करना। अंधायुग नामक कृति के लेखक कौन है, तो बच्चा अंधायुग किसकी, धर्मवीर भारती। कौन, धर्म क्या है, तो आप कहेंगे धर्म अंधा होता है, धर्मवीर भारती हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक का नाम बताइए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक का नाम क्या है, तो बिल्कुल आप जानते हैं, जो भारतेंद्र जी हैं वो क्या है, वो हरिश्चंद्र हैं, वो सच्चाई के लिए क्या पी जाएंगे, विष भी पी जाएंगे। क्या पी जाएंगे, विष भी पी जाएंगे। तो विशेष है विषमोषधम, इसकी है भारतेंद्र जी की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान नामक कृति के लेखक कौन है, तो गौ का दान कौन करते हैं, जो गौ से प्रेम करते हैं, गौदान यानी प्रेमचंद। गौ का दान कौन करते हैं, जो गौ से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, आप कहेंगे प्रेमचंद हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। जिसे बुलाया ना गया हो, तो अतिथि कौन है, जिसके आने की क्या ना हो, तिथि, जिसके आने की तिथि पता ना हो वो तो अतिथि है। ठीक है, और जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनाहूत बोलते हैं। चलिए आगे, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं। अब जिसका उपचार ना हो सके वो क्या कहलाता है, बिल्कुल असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके क्या कहलाएगा, असाध्य कहलाएगा। क्लियर, अच्छी। चलिए, अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, आतिथ्य कहलाता है। और मुझे लगता है आपके सवाल भी पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।